हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 16 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर काम की हो जाती हैं, स्पेशली पीटी के लिए ही यहाँ पर पॉइंट्स निकल करके आते हैं। तो चलिए पहला आर्टिकल यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है अल्ट्रा फास्ट सिक्वेंसिंग। एक टर्म होती है जिसका नाम है जीनोम सिक्वेंसिंग। आपका जितना भी जेनेटिक डाटा है उसके ज़रिए आपका जो हेरिडेटरी डिजीजेज हैं उन सब का पता यहाँ पर लगाया जाता है। तो उसके लिए जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर की जाती है। अब ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है जी, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप समझिए कि एक दिन तक यहाँ पर लग जाता है एक जीनोम को सीक्वेंस करने में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस को अल्ट्रा फास्ट तरीके से ही किया गया। और गिनीज़ जो आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक है, ठीक है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट जीनोम सीक्वेंस टेक्निक यहाँ पर डेवलप की गई है। तो ये जो जीनोम है ये आप देखो कि 5 घंटे 2 मिनट में जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया। तो इसने क्या है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर तैयार कर दिया। इससे फास्ट जीनोम सीक्वेंस आज तक यहाँ पर नहीं हुआ है पूरी दुनिया में। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो अल्ट्रा फास्ट तरीके से यहाँ पर किया गया। ओके, नॉर्मली इट इज़ कंसिडर्ड अ रैपिड टेक्निक इफ द सीक्वेंस रिजल्ट्स आर रिटर्न्ड इन विद इन अ वीक। ओके, तो जनरली हम इसको रैपिड भी कहते हैं, ये अल्ट्रा फास्ट है। आप इसको रैपिड भी कहते हो अगर एक वीक के अंदर में यहाँ पर आप देखो कि रिटर्न्स आपको देखने का मिल जाए, मतलब रिजल्ट आपको मिल जाए। ओके, तो ये अल्ट्रा फास्ट तरीके से है। बहुत सारे जीनोम सीक्वेंसिंग किए गए, लेकिन उसमें जो सबसे कम समय लिया गया वो है 5 आवर और 5 आवर 2 मिनट्स का। ठीक है, तो ये चीज़ है। फास्ट डायग्नोसिस मींस पेशेंट को आपका है कि क्लिनिकल केयर यूनिट जहाँ पर सीक्वेंसिंग कराने गए वहाँ पर टाइम कम लगेगा और साथ ही साथ जो है वो टेस्ट भी कम होंगे, रिकवर भी मोर क्विकली हो पाएगा। फिर साथ ही साथ जो है वो आपका जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम लगेगी। तो ये बात नहीं है, ये भी ध्यान रखें कि फास्टर सीक्वेंसिंग है तो उसमें एक्यूरेसी कुछ कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्यूरेसी भी बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट निकलता है और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि जनरली एक सीक्वेंसिंग को करने में कितना टाइम लगता है कि 5 घंटे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर न्यूज़ आती है, लिखा है स्लश ऑन द मून। तो ये ऐसा यहाँ पर बात हो रही है। जनरली क्या था कि जो आपका मून है, चंद्रमा है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती थी। गौर फरमाइए, मैंने कहा थी। ठीक है, इस समय मून के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं है, पहले यहाँ पर था। ठीक है, पहले यहाँ पर था। तो हमें यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि पहले क्यों था और अब क्यों नहीं है। ठीक है, तो जो आपका एक नासा का मिशन था, अपोलो प्रोग्राम था, 1968 से 72 तक यहाँ पर चला। बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया मून से यहाँ पर, जो हिस्ट्री से रिलेटेड उसके कुछ रॉक्स मटेरियल्स यहाँ पर आए। उससे काफ़ी चीज़ें हमें पता लगी, साथ ही साथ कुछ मिस्ट्रीज और क्रिएट यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो उस सब के बाद भी हमें यहाँ पर ये नहीं पता चला कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मून के अंदर आया कहाँ से। ठीक है, अर्थ से भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मून के अंदर था। ठीक है, लेकिन इस समय नहीं है। तो ये कैसे था, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, किसी भी प्लेनेट के लिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी प्लेनेट में होगा अगर उसके पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है उसमें रैपिड रोटेशन होना चाहिए, मतलब उसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो है लिक्विड स्टेज में कोई ना कोई जो एलिमेंट है वो यहाँ पर होना चाहिए, मतलब उसकी कोर हो सकती है, आउटर कोर हो सकती है, या फिर उसका जो मेंटल है वो लिक्विड स्टेज में होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है एक प्लेनेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए, वो है कि इस लिक्विड के अंदर कन्वेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, कन्वेक्शन राइज होने चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी अर्थ में पाई जाती हैं, इसलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा कि इस समय भी बरकरार है। ये तीनों चीज़ें मून में पहले पाई जाती थी। ठीक है, मून में लिक्विड मैग्मा यहाँ पर पाया जाता था 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। ओके, शिलासी ओशन के रूप में यहाँ पर था, ये पाया जाता था, जिसकी वजह से इसमें आपको दिखेगा कि जो आपका रोटेशन है वो भी हो गया, लिक्विड आपका मैग्मा भी यहाँ पर हो गया और उसके अंदर कन्वेक्शन भी हो गया। इस वजह से जो मून है उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट था। लेकिन अब ये क्या है कि धीरे धीरे कूल हो गया है, फ्रोजन हो गया है, सोलिडिफाई हो गया है। तो इस वजह से अब इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर डिस्कस की गई। इसके लिए मॉडल भी तैयार किया गया है जिसका नाम है रिसर्च मॉडलिंग एंथोसाइट्स। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको जनरली पता होना चाहिए कि हर एक प्लेनेट, जितना भी आपका सोलर सिस्टम में प्लेनेट्स हैं, उन सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है। ठीक है, ये चीज़ हो गई।
तीसरा आर्टिकल यहाँ पर आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है सिक्स्थ वार्मेस्ट ईयर। तो क्लाइमेट चेंज और जो आपका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो लगभग 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देखने के लिए मिला कंपेयर टू द, अगर हम 1951 से अगर हम बात करें तो ओके। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस नज़र आया प्री इंडस्ट्रियल लेवल का। ओके, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल आपको यहाँ पर दिखाया गया है लगभग 1850, ठीक है, लगभग 1850 से हम ये चीज़ें काउंट करते हैं। तो ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री नज़र आया, और ऐसा करने वाला 2021 जो है वो छठा वार्मेस्ट ईयर है। आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि पहले पृथ्वी का तापमान निगेटिव में रहता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आप देखो कि टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। और अगर हम हाल ही के 6 ईयर देखें तो उसमें छठा सबसे वार्मेस्ट ईयर हमें नज़र आया 2021, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमें पेरिस क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक रोक करके रखना है, ठीक है। और वैसे तो 2 डिग्री है, लेकिन बिल्कुल कोशिश करनी है कि 1.5 पर ही रोके रखें, और आप देख सकते हैं कि 1.1 यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद लिखा हुआ है मिस्ट्री ऑफ म्यूटेशंस। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है ये अब तक ये कंसीडर किया जाता था, एक थ्योरी थी, एक इवोल्यूशनरी थ्योरी थी, जिसके हिसाब से अगर डीएनए में म्यूटेशंस होते हैं तो वो रैंडम माने जाते थे, ठीक है, मतलब ऐसे ही हो जाते थे, ऐसे सोचा जाता था। ये एक थ्योरी चलती थी, ये एक इवोल्यूशनरी थ्योरी चलती थी कि अगर डीएनए में म्यूटेशंस हो रहे हैं तो कोई पैटर्न में नहीं हो रहे हैं, रैंडमली यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये स्टडी हुई, इन्होंने बताया कि ये जो म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। जो म्यूटेशन यहाँ पर होते हैं वो रैंडमली नहीं होते, उनका एक पैटर्न होता है, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। एक ये आपका पौधा है, इसका नाम दिया गया है फ्लोवरिंग वीड है, इस पर स्टडी की गई, आपको इसका नाम भी याद नहीं रखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। एट फर्स्ट ग्लांस व्हाट वी फाउंड इज द कॉन्ट्राडिक्ट एस्टेब्लिश थ्योरी दैट इनिशियल म्यूटेशंस आर एंटायरली रैंडम एंड दैट ओनली नेचुरल सिलेक्शन डिटरमाइन दैट म्यूटेशंस आर ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनिज्म। रिसर्चर्स ने यह फाउंड किया कि डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस होते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं। दीज चेंजेस, इससे आपका क्या है कि एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बढ़ेगी, और कुड वन डे ये हमारी हेल्प कर सकता है कि हम बेटर क्रॉप की ब्रीड यहाँ पर जो है वो उगा सकें, क्योंकि रैंडम नहीं है तो हम उसमें चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ह्यूमन को कैंसर से फाइट करने में भी ये हमारी मदद कर सकता है। तो कुल मिला के आपको ये रखना है कि ये कंसीडर किया जाता था कि डीएनए के म्यूटेशन जो हैं वो रैंडम होते हैं, लेकिन स्टडी यहाँ पर हुई, इन्होंने बताया कि ये नॉन रैंडम पैटर्न में यहाँ पर होते हैं। ये पब्लिश हुई इन द नेचर में, और इससे क्या है कि हमें क्या क्या लाभ होंगे, ये लाभ देखने के लिए मिलेंगे। बहुत भारी क्वेश्चन बनेगा अगर यहाँ से बना, बट आपको पता होना चाहिए कि रैंडम होते हैं या फिर नॉन रैंडम होते हैं। अब स्टडी हुई है तो नॉन रैंडम यहाँ पर पता चले हैं। उसके बाद ये कोवैक्सीन से लेकर के है, पहली डोज आपको लगी, उसके बाद दूसरी डोज यहाँ पर लगी, और अब बात की जा रही है बूस्टर डोज देने की, ताकि तीसरी वेव से यहाँ पर बचा जा सके। तो इसके बीच में 6 महीने के गैप की यहाँ पर बात हुई है। 6 मंथ के गैप के बाद ये बूस्टर डोज आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो उसके ऊपर इफिकेसी कितनी रहेगी, कौन सी वैक्सीन यहाँ पर सही है बूस्टर डोज के रूप में, तो कोवैक्सीन के ऊपर कुछ ट्रायल्स किए गए, और यहाँ पर पता लगा 93 पार्टिसिपेंट्स पर ये टेस्ट किए गए, और पता लगा कि जो कोवैक्सीन है वो एज अ बूस्टर डोज यहाँ पर दी जा सकती है, और इससे फ़ायदा होगा। तो हम वही छोटी सी चीज़ें लेकर के चलते हैं, लाइक ये देखिए, जॉइंट स्टडी की गई है बाई भारत बायोटेक और आईसीएमआर, और इन्होंने ये प्रूव किया है फर्स्ट एविडेंस ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ अ होमोलोगस बूस्टर 6 मंथ्स आफ्टर द सेकेंड डोज। मतलब कोवैक्सीन ने यहाँ पर अपना जो सक्सेसफुल ट्रायल यहाँ पर दिखाया है, इसने ये कहा है कि बूस्टर डोज जो है वो सेफ हो सकती है, और हम इसको एज अ थर्ड डोज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। और थोड़े से माइल्ड आपको दिखेंगे कि माइल्ड एंड पेन इचिंग वगैरह थोड़े से दिख रहे हैं, जहाँ पर आप इंजेक्शन लगाते हैं 2-1 दिन यहाँ पर दर्द रहेगा, ठीक है। ये सब थोड़े से आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता रहनी है, बाकी पूरा आर्टिकल पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा डे बाय डे चीज़ें चलती रहती हैं। आपकी बस नज़र में होना चाहिए कि हाँ भाई ये सब चीज़ें भी मार्केट में जो है वो चल रही हैं, ओके। तो ये पॉइंट इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ कोवैक्सीन ने जो है वो ट्रायल्स जो है क्लिनिकल ट्रायल्स को सक्सेसफुली पार कर लिया है, और एज अ बूस्टर डोज यहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये आर्टिकल थोड़ा सा सही है, और इस आर्टिकल में आपको सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मसल्स स्टैव इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी स्टडी ऑन द माइस। मतलब माइस पर स्टडी की गई, यहाँ पर पता लगा कि अगर विटामिन डी की एब्सेंस देखने के लिए मिले शरीर के अंदर, तो आपकी जो मसल्स हैं वो डिसफंक्शन हो जाती हैं, और ये सब स्टडी माइस के अंदर की गई। यानी कि इंसान के शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसकी मसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है, डिसफंक्शन हो जाती हैं। इसके ऊपर स्टडी यहाँ पर की गई, ये कैसे होता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
बेसिकली होता क्या है कि आप चीज़ों को कंज्यूम करते हो ग्लूकोज के रूप में, ठीक है, और वो आपकी बॉडी के अंदर इन द स्केलेटल और मसल सेल्स, याद रखना, स्केलेटल लीबर मसल्स में आपकी जो आपका फूड है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। जब भी आपके शरीर को एनर्जी चाहिए होती है, ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो किस रूप में स्टोर रहती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर स्टोर रहती है। अब होता क्या है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन यहाँ पर स्टोर रहता है, ओके। अब यहाँ पर देखें कि दिस रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट दैट ग्लाइकोजन जो कि स्टोर है आपकी इन द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का कोई मतलब नहीं है, आपके पूरे शरीर की जितनी मसल्स हैं उनमें आपका ग्लाइकोजन यहाँ पर स्टोर रहता है। जिस भी आप पार्ट को यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कराना चाहते हैं वहाँ पर आपका ग्लाइकोजन एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो कि आपका स्केलेटल मसल्स में स्टोर रहता है, अगर विटामिन डी की कमी है तो ये एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, ठीक है। ये पूरी स्टडी का सार था, इससे ज़्यादा आप ना भी पढ़ें तो भी चलेगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि अगर ग्लाइकोजन आपके शरीर में जो स्टोर है वो अगर विटामिन डी नहीं है तो वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी मसल्स वर्क कैसे करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी है, और थ्योरी कहती है कि यूजुअली ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है फ्रॉम द फूड, फूड से हम ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारी जो स्केलेटल मसल है उसमें स्टोर रहता है। ये स्टोर एक तरीके से एनर्जी रिजर्व के रूप में काम करता है, और जैसे ही हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है ये ग्लाइकोजन जो है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। अब ये पता चला है हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी, अगर विटामिन डी की एब्सेंस है तो स्केलेटल मसल जो है वो आपकी एनर्जी को नहीं पा सकती। मतलब क्या है कि आपका ग्लाइकोजन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, जिससे क्या है कि मसल्स का मास भी डिक्रीज हो जाता है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं होती है, ओके। तो ये स्टडी थी यहाँ पर, इसको आपको पता करना था कि हाँ भी क्या चीज़ें चलती हैं। विटामिन डी की कमी से आपको पता है कि रिकेट्स नाम का एक रोग हो जाता है, और ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। आपकी बोन्स जो हैं वो बोन्स टिश्यूज़ जो है वो सही से काम नहीं कर पाते और मिनरलाइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आपका कैल्शियम है वो और फॉस्फोरस है वो इकट्ठा नहीं हो पाता, वो जमा नहीं हो पाता और बल्कि टूट जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, एकदम हार्ड यहाँ पर नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं। जो आपकी हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं क्योंकि वो मुलायम हो जाती हैं, ओके। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ इतनी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो एज अ हार्मोन की तरह भी वर्क करता है। आपके शरीर की बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में ये एज अ हार्मोन के रूप में यहाँ पर वर्क करता है। आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम को भी बनाए रखता है, बोन की हेल्थ को तो इम्पोर्टेंट है, ये रिकेट्स हो जाएगा वरना, ठीक है। और साथ ही साथ डिप्रेशन, मूड स्विंग, एंजाइटी, स्लीप क्वालिटी में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो विटामिन डी का अकेला प्रयोग सिर्फ बोन्स में नहीं है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पर हार्मोन्स के रूप में भी ये वर्क करता है। याद रखिएगा विटामिन डी हार्मोन के रूप में भी वर्क करता है, ओके। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए थे कि क्या स्टडी हुई है। तो देख सकते हो कि स्टडी एग्जामिन द मॉलिकुलर नेचर ऑफ द मसल डिसफंक्शन इन द माइस इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी, ओके, जस्ट डन, ओके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विदाउट विटामिन डी, अगर विटामिन डी शरीर के अंदर नहीं होगा तो मसल्स कंटिन्यूज टू मेक ग्लाइकोजन, मसल्स जो है वो आपकी ग्लाइकोजन तो बनाती रहेंगी, लेकिन वो ग्लाइकोजन जो है वो जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, ठीक है। बट कुड नॉट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपको एनर्जी प्रोवाइड यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि बस क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है व्हेन इट इज यू स्क्रैच, जब आपकी एलर्जी होती है तो आप यहाँ पर खुजाते हो। तो इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, आर्टिकल में आपको समझ में आ जाना चाहिए पढ़ते ही कि किस हद तक चीज़ें हमारे काम की यहाँ पर हो जाती हैं। दिस आर्टिकल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। बाकी आप अपनी अगर चाहते हैं कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी यूपीएससी के लिए ये आर्टिकल बिल्कुल भी काम का नहीं हो जाता, ओके। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, और इस पेज में इससे ज़्यादा कुछ भी काम का नहीं था, ठीक है। तो कुल मिला के काम की चीज़ें यही निकली कि ये चारों के चारों आर्टिकल छोटे वाले अच्छे थे और ये वाला आर्टिकल अच्छा था। ये तो हमारी डेली की चीज़ें यहाँ पर हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इससे। और चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।